हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था बच्चों कि बहुपद, और बहुपद में हमने क्या पढ़ा था कि वहां पे आपको क्या मिलता था, सिर्फ और सिर्फ एक ही बहुपद, यानी कि आपको बहुपद में मान लीजिए कुछ इस प्रकार का मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10। तो यहाँ पे आपने क्या देखा था कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चर मिलता था। क्या मिलता था? सिर्फ और सिर्फ एक ही चर मिलता था। लेकिन हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी कि आपके चैप्टर का नाम जो होगा, यानी कि पार्ट 3 है आपका। और चैप्टर का जो नाम है बेटा, चैप्टर का नाम क्या है? दो चर वाले रैखिक, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। बेटा क्या नाम है चैप्टर का? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है, आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आपको चैप्टर का नाम पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे क्या है मिलने वाला है आपको। यहाँ पे आपको कम से कम दो चर मिलेंगे। क्या मिलेंगे प्यारे बच्चों? कम से कम दो चर मिलेंगे। अब आपको चर राशि क्या होती है ये तो पता ही है। तो चर राशि क्या होती है प्यारे बच्चों? चर राशि वह होती है जिसका हमें निर्धारित मान पता नहीं होता, यानी कि चर राशि का हमें निश्चित मान ज्ञात नहीं होता, या फिर यूं बोले कि चर राशि का मान निश्चित नहीं होता है। तो चर यहाँ पे हमें कितने मिलेंगे? दो चर राशि मिलेंगे। कितनी चर राशियां मिलेंगी? दो चर राशियां मिलेंगी सर। तो यहाँ पे आपका समीकरण कैसा बनेगा? तो समीकरण आपको कुछ इस प्रकार का दिया जाएगा प्यारे बच्चों, यानी कि a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इक्वल टू 0 प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे हम a1 b1 c1 क्यों लिख रहे हैं सर बच्चों? तो a1 b1 c1 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, दो चर राशियां दे रखी हैं। क्या क्या? x और y, दो चर राशियां दे रखी हैं। तो जब आपको दो चर राशियों के मान हल करने होंगे बच्चों, तो दो चर राशियों के मान हल करने के लिए आपको कम से कम दो समीकरणों की आवश्यकता होगी। कितने? आपको कम से कम दो समीकरणों की आवश्यकता होगी। तो आपका दूसरा समीकरण जो हो जाएगा वो होगा a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इक्वल टू 0, यानी कि आपके दो समीकरण कुछ इस प्रकार के होंगे प्यारे बच्चों। तो हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों? आपको दो चर राशियां दे रखी है, तो दो चर राशियों को मान हल करने के लिए हमें क्या होगा, यहाँ पे हमें दो समीकरणों की आवश्यकता होगी, यानी कि हमें कम से कम दो समीकरण दिए जाने चाहिए हमें दो चर राशियों के मान हल करने के लिए। तो हमें यहाँ पे दो समीकरण दे दिए जाएंगे, और इसमें समीकरण हल करने से पूर्व आपको रेखाओं के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। क्या ज्ञान होना चाहिए प्यारे बच्चों? रेखाओं के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। यानी कि जब आप x और y के मान निकालें, तो यदि हम इसको ग्राफ में दर्शाएं, मान लेते हैं कि x पहले वाले समीकरण में x का मान दे दिया जाए, मान लेते हैं 2, और y का मान दे दिया जाए, यहाँ पे आपको 3 दे दिया जाए। तो ये आपका अब क्या होता है, समतल होता है, जिसमें ये आपका y अक्ष होता है, y माइनस ये x अक्ष होता है, और ये x, और ये माइनस होता है, और ये प्लस का होता है। यानी कि जब x का मान 2 दिया जाए और जब y का मान 3 दिया जाए, तो ये आपका क्या होता है, मूल बिंदु होता है। इसके निर्देशांक 0, 0 होते हैं। इसके दाई तरफ क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 प्यारे बच्चों, ये अंक हो जाएंगे आपके, यानी कि 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्यारे बच्चों। और y में कितना है, 3 है। तो 1, 2, 3, 4, 5, ये मान लीजिए y के धनात्मक सम 1, 2, 3, 4 प्यारे बच्चों, कुछ इस प्रकार। अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, पहले वाले समीकरण में मान लीजिए कि आपको इतना दे रखा है। कितना प्यारे बच्चों? x बराबर 2 और y बराबर का 3। तो यह रेखा आपको कहाँ पे मिलेगी, यानी कि बिंदु क्या आपका कौन सा होगा, x बराबर 2, यानी कि आप यहां तक चलेंगे प्यारे बच्चों। x का मान ये प्लस का धनात्मक ये वाला, इसको हम ऊपर बढ़ाएंगे प्यारे बच्चों, ठीक है, इसको बढ़ा दिया। अब y बराबर 3, वो भी धनात्मक है, तो y का मान ये है धनात्मक 3, ये प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या होगा प्यारे बच्चों, ये बिंदु होगा आपका 2, 3। अब यदि हम बात करें रेखा की, तो रेखा आपकी जो होगी वह कुछ इस प्रकार होगी प्यारे बच्चों, 2 और 3 को टच करते हुए जाएगी, यानी कि रेखा आपकी हो जाएगी कुछ इस प्रकार प्यारे बच्चों। ये आपका 2 है,
तो ये आपकी रेखा हो जाएगी प्यारे बच्चों। और दूसरा बिंदु मान लीजिए कि आपको कुछ इस प्रकार दे दिया जाए, यानी कि आपको दे दिया जाए कि x बराबर का 5 और y बराबर का मान लेते हैं 7 या फिर 4 3 कुछ भी दे दिया जाए। मान लेते हैं कि यहाँ पे 6 दे दिया जाए, तो इसको हम एक कॉलम और बढ़ा देते हैं प्यारे बच्चों, 5 6 ये हो गया 5 और ये हो गया आपका 6 7, इसमें बढ़ाते हैं 5 6 और ये आपका हो जाएगा 7, ही आपका x अक्ष है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है दूसरी बार, x बराबर का 5 और y बराबर का 6। तो x बराबर का 5 आपको कहाँ पे दिख रहा है, ये यहाँ पे दिख रहा है प्यारे बच्चों, कहाँ पे, ये x बराबर का 5 दिख रहा है, और y बराबर का 6 आपको ये दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, x और y को मिला देंगे, यानी कि इस बिंदु को हम इस बिंदु से मिला देंगे। तो मिला देते हैं प्यारे बच्चों, ये रेखा हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इन दोनों रेखाओं के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि ये दोनों रेखाएं क्या हैं। तो इन रेखाओं के बारे में आपको 3 कंडीशनें पता होनी चाहिए। आपको रेखाओं के बारे में 3 चीजें पता होनी चाहिए प्यारे बच्चों। कौन कौन सी, पहली तो प्रतिच्छेदी रेखाएं पता होनी चाहिए आपको। कौन सी, प्रतिच्छेदी रेखाएं प्यारे बच्चों, आपको प्रतिच्छेदी रेखा पता होनी चाहिए। और इसके बाद आपको समांतर रेखा पता होनी चाहिए। क्या बच्चों, समांतर रेखाएं, आपको इसके बारे में भी अच्छा सा ज्ञान होना चाहिए। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए, संपाती रेखाओं के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए प्यारे बच्चों। कौन सी, संपाती रेखाओं के बारे में भी आपको अच्छा सा ज्ञान होना चाहिए। तो संपाती रेखाएं कौन सी होती हैं, समांतर रेखाएं कौन सी होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी होती हैं, हम इसके बारे में जानते हैं प्यारे बच्चों। तो संपाती रेखाएं, सॉरी यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रतिच्छेदी रेखाओं से। कहां से प्रारंभ करते हैं बेटा, प्रतिच्छेदी रेखाओं। प्रतिच्छेद का मतलब क्या होता है, किसी न किसी बिंदु पर काटना। यानी कि मान लीजिए यहाँ पे हम 2 रेखाएं ले लेते हैं, क्या लेते हैं, 2 रेखाएं ले लेते हैं, एक ये हो गई और दूसरी मान लेते हैं कुछ इस प्रकार आ जाए, दूसरी रेखा आपकी कुछ इस प्रकार आ जाए। तो ये दोनों रेखाएं इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। क्या कर रहे हैं बच्चों, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यानी कि काट रही हैं। ये रेखा होगी आपकी एल और ये हो गई आपकी एम। तो एल और एम का प्रतिच्छेदन बिंदु ये क्या हो गया, ओ हो गया है। क्या हो गया, ओ। तो हम क्या बोलेंगे, ये दोनों क्या है रेखाएं, ये दोनों रेखाएं क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं मेरे बच्चों। और इसके बाद यदि हम बात करें आपकी समांतर रेखाएं, तो समांतर रेखाएं वह होती हैं प्यारे बच्चों कि जो एक दूसरे को कभी भी ना काटे। यानी कि समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं, यानी कि उनके बीच का जो अंतर होता है सदैव समान होता है। यानी कि मान लेते हैं कुछ इस प्रकार आपको 2 रेखाएं दे दी जाए प्यारे बच्चों, कुछ इस प्रकार आपको 2 रेखाएं दे दी जाए एल और एम, और आपसे बता दे रहे कि ये समांतर रेखाएं हैं प्यारे बच्चों। तो आप क्या करेंगे, इनको आप दोनों तरफ जितना मर्जी बढ़ा लीजिए, आप इनको कितना भी बढ़ा दीजिए, आप दोनों तरफ आगे पीछे कितना भी बढ़ा दीजिए, एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगे, टच नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या है, समांतर रेखाएं हैं। और समांतर रेखाओं के मध्य जो दूरी होती है, ये क्या होती है बेटा, समान दूरी होती है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जितनी दूरी है और यहाँ पे भी उतनी ही दूरी होगी बच्चों। तो आपको यहाँ पे समांतर रेखाओं के बारे में भी अच्छा सा ज्ञान हो चुका होगा। अब हम क्या बात करते हैं प्यारे बच्चों, संपाती रेखाओं के बारे में। किसके बारे में, तो संपाती रेखाओं के बारे में जानते हैं प्यारे बच्चों। तो संपाती रेखा का मतलब क्या होता है बेटा, संपाती का मतलब होता है समान अनुपात, यानी कि बराबरी का। यानी कि मान लेते हैं कि कोई एक रेखा 10 सेंटीमीटर की है प्यारे बच्चों, क्या है, कोई एक रेखा 10 सेंटीमीटर की है, तो इसकी दूसरी संपाती रेखा कौन सी होगी, जो कि 10 सेंटीमीटर के बराबर होगी। यानी कि हम बात करें संपाती रेखाओं की, तो संपाती शब्द का पहले प्रयोग सीखते हैं प्यारे बच्चों। संपाती शब्द क्या है, हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि संपाती ये क्या होता है। ये जो लिख रखा है संपाती, केवल इतने का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों। यदि आपने इसका मतलब समझ लिया तो संपाती रेखाएं क्या होती हैं, इनके बारे में आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो संपाती का मतलब होता है समान अनुपात में, यानी कि बराबरी का। बराबरी का यानी कि यदि आप कोई भी उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि एक बुक ले ली है हमने, तो बुक में क्या है, प्रत्येक पृष्ठ यानी कि जो एक पन्ना है आपका, प्रत्येक पृष्ठ दूसरे पृष्ठ का क्या है, संपाती है। क्यों है, क्योंकि प्रत्येक पृष्ठ अपने निचले वाले हिस्से का, यानी कि अपने से नीचे जो भी पृष्ठ हैं उनको अच्छे से कवर कर रहा है। यानी कि संपाती रेखाएं क्या होंगी प्यारे बच्चों,
यदि हम इस वाली रेखा को यानी कि एल और ये एम रेखाएं हैं, तो हम यदि एम रेखा को एल के ऊपर रखें, कुछ इस प्रकार से रख दिया जाए प्यारे बच्चों, तो क्या करेगी, एल रेखा को पूरी तरीके से एम ढक देगी। यानी कि संपाती रेखाएं वह होती हैं यदि हम उनको एक दूसरे के ऊपर रखें तो पूर्णतया ढक लें। तो उम्मीद करते हैं आपको प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखा और संपाती रेखाएं समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। हाँ तो प्यारे बच्चों, हम इसके बाद अब क्या करते हैं, उदाहरण के रूप में हम समझने का प्रयास करते हैं, या फिर इससे पहले हम क्या जान लेते हैं कि यदि मान लीजिए आपको दो समीकरण दे दिए जाए तो हम कैसे जानेंगे कि यह दोनों समीकरण से बनने वाली जो रेखाएं होंगी वह एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करेंगी या फिर संपाती होंगी या फिर समांतर होंगी। तो हम यह कैसे जानेंगे प्यारे बच्चों, तो इसके लिए आपको कुछ कंडीशनें याद करनी होगी। यानी कि आपको 3 कंडीशंस पढ़नी है प्यारे बच्चों। कौन सी? 3 सी कंडीशंस आपको पढ़ने की आवश्यकता है। पहली कंडीशन तो आपकी क्या होगी प्यारे बच्चों, जो पहली कंडीशन होगी वो होगी आपकी a1 अपॉन में a2 इक्वल डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 बच्चों। यदि आपको यह कंडीशन मिल रही है और ये a1 अपान a2 b1 अपान b2 ये होगा कहां से प्यारे बच्चों, पहले ये भी तो समझ लेते हैं ना। तो a1 और a2 जो है ये इन्हीं समीकरणों के मान होते हैं। a1 क्या है आपका, समीकरण 1 में x का जो गुणांक होता है उसे हम क्या कहते हैं, a1 कहते हैं। और b1 क्या है, समीकरण 1 में जो y का गुणांक होता है उसे हम क्या कहते हैं, b1 कहते हैं। और ये b2 क्या है, समीकरण 2 के गुणांक है। a2 क्या है, समीकरण 2 के गुणांक है मेरे बच्चों। बस हम इन्हीं के मानों को रखकर हल करने का प्रयास करते हैं। और दूसरी कंडीशन क्या होगी प्यारे बच्चों, आपकी दूसरी कंडीशन होगी a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 प्यारे बच्चों। ये कंडीशन भी हो सकती है कभी कभी, और कभी कभी बाई चांस आपको मिल सकता है कि यहाँ पे मिल जाए लास्ट। और तीसरी क्या होगी, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2 प्यारे बच्चों। आपको कभी कभी ये तीनों बराबर मिल सकते हैं प्यारे बच्चों। तो हम एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं कि यदि आपको ये कंडीशन मिल रही है तो रेखाएं कैसी होंगी, सेकंड वाली मिल रही है तो रेखाएं कैसी होंगी, और ये एंड लास्ट में ये सिंपल सा आपको मिल रहा है यानी कि सारे के सारे मान बराबर हो रहे हैं तो रेखाएं कैसी होंगी प्यारे बच्चों। तो हम देखते हैं यदि आपको पहले वाली कंडीशन यानी कि ये शर्त मिल रही है कि a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 है, मिल रहा है प्यारे बच्चों, तो हमें c1 अपान c2 बराबर चेक करने की आवश्यकता नहीं है। यदि पहले ही दोनों बराबर नहीं है तो हमें तीसरा चेक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्यों हम टाइम फर्जी वेस्ट करें। तो हम क्या करते हैं, इतना ही यदि आपको मिल रहा है कि हाँ ये बराबर नहीं है तो हम यहीं पर बोल देंगे कि यहाँ रेखाएं क्या होंगी प्यारे बच्चों, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। कौन सी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी प्यारे बच्चों, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी प्यारे बच्चों। ठीक है, उसके बाद अगली कंडीशन मान लेते हैं कि a1 अपान a2 और b1 अपान b2 आपस में बराबर हो जाते हैं, तब तो हमें भाई c1 अपान c2 बराबर चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे दोनों बराबर मिल रहे हैं। तो हमें जाहिर सी बात है कि अगला बराबर है कि या नहीं इसके बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी। तो हम चेक करते हैं कि c1 अपान c2 बराबर है कि नहीं। यदि आपका a1 अपान a2 और b1 अपान b2 आपस में बराबर है और ये c1 अपान c2 बराबर में नहीं आ रहा है, तो आपकी जो रेखाएं होंगी प्यारे बच्चों, रेखाएं आपकी कौन सी होंगी, रेखाएं होंगी आपकी बेटा समांतर रेखाएं होंगी। कौन सी, समांतर रेखाएं होंगी प्यारे बच्चों। कौन सी होंगी रेखाएं, समांतर रेखाएं होंगी प्यारे बच्चों। ठीक है, यस। उसके बाद यदि आपको लास्ट में कंडीशन क्या मिल जाए कि सारे के सारे मान बराबर मिल जाए, कभी कभी हो जाता है कि सारे के सारे मान बराबर मिल जाते हैं प्यारे बच्चों, तो उस कंडीशन में आपको क्या बताना है कि रेखाएं कैसी होंगी। यानी कि मिल जाए a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 और इक्वल टू c1 अपान c2 मिल जाए, तो इस कंडीशन में प्यारे बच्चों आपकी जो रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी, संपाती रेखाएं होंगी। कैसी रेखा होंगी प्यारे बच्चों, संपाती रेखाएं होंगी। कौन सी होंगी बेटा, संपाती रेखाएं होंगी। ये तो हो गया बेटा आपकी रेखाओं के बारे में जानकारी। क्या हो गई कि रेखाओं के बारे में जानकारी बेटा। उसके बाद मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में इन चर राशियों के मान पूछ ले। क्या बेटा पूछ ले, इन चर राशियों के मान पूछ ले और बोले कि बताइए इसमें
दिए गए समीकरण निकाय के या फिर दिए गए समीकरण युग्म के बेटा बताइए कि हल कैसे होंगे, अनंत होंगे या फिर अद्वितीय हल होगा या फिर हल होगा ही नहीं। तो हम ये कैसे बताएंगे प्यारे बच्चों, मान लीजिए कि आपको ये समीकरण दे रखा है, एक 1x b1y c1 इक्वल टू 0, a2x b2y और प्लस का c2 इक्वल टू 0। आपको दो समीकरण दे दिए जाए प्यारे बच्चों, तो आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए कि इसका हल कैसा होगा, अद्वितीय हल होगा या फिर अनंत हल होंगे, एक से अधिक हल होंगे या फिर प्यारे बच्चों कोई भी हल नहीं होगा। तो यह हम कैसे जानेंगे प्यारे बच्चों, हम सीधा सा फंडा यही अपनाएंगे कि हमें करना क्या है, कुछ भी नहीं करना प्यारे बच्चों, बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है। यानी कि हम देखेंगे, चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे जो आपका दिख रहा है a1/a2 और डज नॉट इक्वल टू b1/b2, यदि आपको ऐसी कंडीशन मिल रही है तो सबसे पहले आप क्या बोल देंगे प्यारे बच्चों कि ये जो आपने लिख रखा है कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 आ रहा है, तो यानी कि आपके समीकरण निकाय का हल जो होगा प्यारे बच्चों वो हल कैसा होगा, अद्वितीय होगा। कैसा होगा प्यारे बच्चों, अद्वितीय हल होगा। कैसा हल होगा, अद्वितीय हल होगा। हल कैसा होगा प्यारे बच्चों, अद्वितीय हल होगा। उसके बाद बात करते हैं, मान लीजिए कि आपका a1/a2 और b1/b2 आपस में क्या आ जाए प्यारे बच्चों, बराबर आ जाए। तो a1/a2 और b1/b2 यदि बराबर आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमें कि c1/c2 का मान भी ज्ञात करना पड़ेगा, यानी कि ये बराबर आ रहा है तो नहीं। मान लीजिए कि आपका ये मान भी बराबर आ रहा है, यानी कि a1/a2 और b1/b2 क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, और c1/c2 इसके बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में आपका जो हल होगा, कोई भी हल नहीं मिलेगा प्यारे बच्चों। आपको क्या मिलेगा, कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, कोई भी हल नहीं होगा प्यारे बच्चों। यानी कि इस कंडीशन में आपको कोई भी हल मिलने वाला नहीं है प्यारे बच्चों। और लास्ट में क्या होता है प्यारे बच्चों, मान लीजिए कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 ये सबके सब मान क्या हो जाए प्यारे बच्चों, बराबर हो जाए। तो इस कंडीशन में बताइए सर कि इस कंडीशन में क्या होगा, यानी कि इस कंडीशन में आपकी जो समीकरण निकाय दे रखा है, समीकरण युग्म दे रखा है, इस समीकरण निकाय फिर इस समीकरण युग्म के हल कैसे होंगे प्यारे बच्चों। तो इस स्थिति में आपके समीकरण निकाय के हल जो होंगे अनंत होंगे। क्या होंगे प्यारे बच्चों, अनंत हल होंगे प्यारे बच्चों। अनंत हल कहें या फिर हम यूं कहें कि एक से अधिक हल होंगे प्यारे बच्चों। हम क्या बोल सकते हैं, एक से अधिक भी बोल सकते हैं, एक से अधिक हल हो सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं प्यारे बच्चों संगत या फिर असंगत हल की। इसी में हम समझ लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हम क्या बात करते हैं प्यारे बच्चों, इसी में बात कर लेते हैं संगत या फिर असंगत की। यानी कि आपको दो समीकरण निकाय दे दिए जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए कि इनके हल जो होंगे संगत होंगे या फिर असंगत होंगे, तो आप कैसे बताएंगे। फिर बोलेंगे आपने सर ने तो बता ही नहीं रखा है कुछ भी, तो ये आपको बोलने का मौका ना मिले कि सर ने नहीं बता रखा है। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सब कुछ जान लेते हैं। एक ही ग्राफ में क्या करते हैं प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे एक ही सारणी बनाई गई है और एक ही ग्राफ बनाया गया है। आपको यहाँ पे कितनी जानकारियां मिल रही हैं, एक ही ग्राफ में आपने रेखाओं के बारे में जान लेकिन रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, समांतर होंगी या फिर संपाती होंगी। आपने एक ही ग्राफ में ये भी जान लिया कि समीकरण निकाय का हल कैसा होगा, अद्वितीय हल होगा या फिर कोई भी हल नहीं होगा या फिर अनंत हल होंगे। और हम क्या करते हैं, इसके बाद इसी में यह भी जान लेते हैं कि समीकरण निकाय का हल संगत होगा या फिर असंगत होगा प्यारे बच्चों। तो मान लीजिए आपका a1/a2 यानी कि जब रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगी और उसका हल अद्वितीय होगा, तो इस स्थिति में आपका जो समीकरण निकाय का हल होगा वो क्या होगा प्यारे बच्चों, संगत हल होगा। कैसा हल होगा, संगत हल होगा। उसके बाद सेकंड कंडीशन, यानी कि जब समांतर रेखाएं हो और कोई भी हल नहीं होगा, इस कंडीशन में आपका जो समीकरण निकाय होगा उसका हल जो होगा असंगत होगा। भाई जब कोई समीकरण का हल ही नहीं है तो फिर कैसे मान लें कि हाँ ये संगत है भाई, तो ये कैसा होगा आपका असंगत होगा। इसमें आपका क्या होगा, असंगत हल। कैसा होगा प्यारे बच्चों, इसमें असंगत हल होगा। और जब आपके सारे के सारे मान बराबर आ रहे हैं, यानी कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 ये सारे के सारे जब बराबर ही आ रहे हैं भाई, और रेखाएं भी क्या है, संपाती, यानी कि एक दूसरे को पूरा कवर कर रही हैं, और इसके हल कितने बेटा, एक से अधिक हल है यानी कि अनंत हल है।
तो जब हल अनेक है, अनंत है और सभी के सभी मान क्या है यहाँ पे बराबर आ रहे हैं, तो इस स्थिति में आपके समीकरण निकाय का हल जो होगा वो प्यारे बच्चों क्या होगा, संगत हल होगा। कैसा हल होगा प्यारे बच्चों, संगत होगा। तो आपको क्या करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में जो भी है, जितना भी है, सबसे इंपॉर्टेंट इतना है प्यारे बच्चों, ये सूत्र आपको एक फार्मूले के रूप में याद कर लेना है। इतना आपको आना ही चाहिए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, कम से कम इतना तो आपको आना ही चाहिए। इसको आप जितने भी स्टार दे सके दे दीजिए, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूले होंगे प्यारे बच्चों, यानी कि ये VIMT क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इन्हीं से काफी क्वेश्चन बनते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। इतना सब क्लियर करने के बाद प्यारे बच्चों आपको इसी चैप्टर में कुछ और जानकारियां देनी है, यानी कि इस चैप्टर में हम अगले वीडियो में क्या जानेंगे प्यारे बच्चों, तो हम अगले वीडियो में किस बात यानी कि किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है, यानी कि हम किस बात की चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों, तो हमें अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाना ही होगा, आपका विलोपन विधि। क्या होगा प्यारे बच्चों, विलोपन विधि। और उसका अगला जो होगा आपका होगा वो होगा विस्थापन विधि। कौन सा होगा, प्रतिस्थापन। क्या होगा प्यारे बच्चों, प्रतिस्थापन विधि। इन दोनों विधियों की सहायता से हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, चर राशियों यानी कि x और y के मान ज्ञात करते हैं प्यारे बच्चों। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि सभी को आपको आपके सभी दोस्तों को अच्छे से अच्छा ज्ञान मिल सके प्यारे बच्चों।